हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों में कल हमने चर्चा की थी पहली कंपनी की, और वो थे पुर्तगाली। और पुर्तगालियों के बाद जो है दूसरी जो कंपनी भारत आ रही है उसका नाम है डच कंपनी। और डच का मतलब होता है, ये लोग जो है कहाँ के रहने वाले थे, डच मूल निवास स्थान क्या था, तो डच का मतलब होता है नीदरलैंड के। कहाँ के? नीदरलैंड। और नीदरलैंड को जो है हॉलैंड भी कह देते हैं, चूँकि नीदरलैंड का एक भाग है हॉलैंड, ठीक है। तो वैसे तो देश का नाम क्या है? नीदरलैंड, ठीक है, लेकिन एक भाग है नीदरलैंड का, तो इसलिए उसे हॉलैंड भी कहते हैं। तो डच का मतलब है अन्य नाम आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, या इसी को जो है हॉलैंड भी कह देते हैं। और आपको पता है नीदरलैंड की जो है, यदि आ जाए राजधानी इस समय क्या है, देखो राजधानी नीदरलैंड की है एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम राजधानी है, ठीक है। और यहाँ का जो है प्रमुख, यदि बंदरगाह की बात की जाए तो यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है रोस्टरडम, ठीक है। ये यूरोप का प्रमुख बंदरगाह है। आज भी इससे जो है व्यापार होता है, बड़ा व्यस्तशील बंदरगाह है, ठीक है। और ये बंदरगाह आ जाए किस नदी के किनारे है, तो ये बंदरगाह है राइन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? राइन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो देखिए, डचों का जो है भारत में व्यापारिक ढंग से प्रवेश कैसे हुआ, इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि पहली यूरोपीय कंपनी थी पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने जो है कब 1498 में कौन व्यक्ति आया था? वास्को डी गामा आया था, ठीक है। पहले क्वेप ऑफ गुड होप पहुंचा, वहां से फिर जो है उसकी मुलाकात हुई एक गुजराती नाविक से जिसका नाम था अब्दुल मनीक या अब्दुल मनीक, और उसी की सहायता से पहुंचता है कालीकट के बंदरगाह, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पुर्तगालियों ने जो है अपना व्यापार शुरू कर दिया था, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि पुर्तगाल जो है मसालों का व्यापार करता था, सूती वस्त्रों का व्यापार करता था। और ये जो है जो माल था, ये जो है पुर्तगाल की राजधानी क्या थी उस समय? पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन, आज भी है लिस्बन। तो हमने बताया था लिस्बन जो है व्यापारिक केंद्र बन गया था, ठीक है। और कहते थे जो माल जो है पुर्तगालियों द्वारा जो है लाया जाता था भारत से, तो वो माल जो है उसकी सप्लाई का कार्य करते थे कौन से देश? ये डच के जो व्यापारी थे या नीदरलैंड के व्यापारी थे, वो जो है उसको अन्य जो यूरोपीय देश थे उन यूरोपीय देशों में जो है माल पहुंचाने का कार्य करते थे। तो इनको जो है ज्यादा पैसा भी देना पड़ता था, टैक्स भी देना पड़ता था, ठीक है। और आपको पता है कि जो है पुर्तगाल को स्पेन ने कब्जा भी कर लिया था, वैसे ही स्पेन ने डच पर भी अधिकार कर लिया था। और पता है कि कब जो है डच जो है या नीदरलैंड स्पेन से आजाद हुआ? तो याद रखिएगा 1581 में, ठीक है। डच जो है या नीदरलैंड किससे आजाद हो रहा है? स्पेन से आजाद हो रहा है, ठीक है, स्पेन से आजाद हो। पहले ये स्पेन का क्या था? उपनिवेश था, ठीक है। स्पेन का यहाँ पे अधिकार था, पुर्तगाल में भी था और कहाँ पे? नीदरलैंड में भी था। अब ये जो है आजाद हो गया, तो इन्होंने सोचा हम पुर्तगाली जो व्यापारी है उनसे क्यों हम खरीदे माल, हम सीधे जो है अपना व्यापार जो है सीधे इन देशों के साथ करते हैं। और इसी क्रम में देखो पहला व्यक्ति चल रहा है 1596 ईस्वी में, और उसी व्यक्ति का नाम है कार्नेलियस उसे इसका नाम एक और है, कार्नेलियस हाउडमैन भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम है कार्नेलियस दे हस्तमान नाम है, या इसी को जो है कार्नेलियस हाउडमैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दोनों नाम ये याद रखिएगा, देहस्तमान यानी देहस्तमान या हाउडमैन। ये कब चल रहा है? 1500
96 ईस्वी में। तो ये भारत नहीं आ रहा है पहले, ये पहुंच रहा है इंडोनेशिया। कहाँ पहुंच रहा है? और आपको पता है इंडोनेशिया से भी जो है पुर्तगाल व्यापारी जो है क्या किया करते थे, यहाँ पे भी मसालों का व्यापार किया करते थे, केरल से भी। और कहाँ से? इंडोनेशिया भी जो है मसालों का देश है, यहाँ पे भी मसाले होते, तो यहाँ से भी व्यापार भी किया करते थे। कौन? पुर्तगाली। तो ये यही पहुँच रहा है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में ये जो है 2 जगह पहुँचा, और उन 2 जगह का नाम है, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप, ठीक है। तो जावा सुमात्रा सुना है, तो सुमात्रा, और दूसरा था पैटर्न, एक स्थान और था यहाँ पे जिसका नाम था पैटर्न है। तो यहाँ पहुंचा और उसने जो है यहाँ से क्या किया? व्यापार किया, ठीक है। तो काहे का व्यापार? मसालों का व्यापार किया, ठीक है। यानी ये मसालों का व्यापार करता है, ठीक है, मसाले ले जाता है। और फिर इसके बाद जो है यही पहुंचता है, भारत भी आया था। कब आया था? इसी समय ये भारत भी आया, ठीक है, भारत भी आया। तो देखो अभी डच कंपनी की स्थापना नहीं हो रही, ठीक है, तो ये तो आ रहा है, और ये व्यापार की शुरुआत हो रही कब? 1596 से, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको पता है कि 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, और जो है 1610 में एक कंपनी की स्थापना की जाती है जिसका नाम है वेरिनगेदे ओस्ट इंडसे कंपनी। कौन सी कंपनी स्थापित हो रही है? वेरिनगेदे इंडसे कंपनी, ये कंपनी स्थापित हो रही है, और इसी का नाम है यूनाइटेड। ये तो वहाँ की भाषा हो गई, कहाँ की? डचों की भाषा हो गई। लेकिन हम यदि अपने यहाँ की बात करें तो इसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस कंपनी की स्थापना कब हो रही है? 1602 ईस्वी में, ठीक है। और इस कंपनी में जो है पूंजी कितनी लगी? तो देखो इसकी संयुक्त पूंजी लगाई गई, और वो थी 65 लाख गिल्डर। कितने? 65 लाख गिल्डर में ही जो है ये कंपनी जो है स्थापित हो रही। तो गिल्डर कहाँ की मुद्रा है? यही की है। कहाँ की? डचों की या नीदरलैंड की जो है मुद्रा है। और इसमें जो है साझीदार कितने थे? ठीक है, तो साझीदार थे इसमें 17 लोग साझीदार थे। कितने? 17 लोग। इसलिए इस कंपनी को जेंटलमैन 17 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जेंटलमैन 17 के नाम से, या जेंटलमैन को हिंदी में कहोगे भद्रजन, तो भद्रजन 17 के नाम से इस कंपनी को जाना जाता है। ठीक है, अब देखो इस कंपनी को जो है संसद ने यानी डच संसद ने जो है कितने वर्षों का? 21 वर्षों का। कितने वर्षों का? 21 वर्षों का पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों प्लस भारत के साथ क्या करने की अनुमति दी? कहा व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, व्यापार के साथ जो है यहाँ पे आप आक्रमण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? युद्ध भी कर सकते हैं आप, आक्रमण या युद्ध। अब युद्ध करोगे तो आप संधि भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? संधि भी कर सकते हो। और संधि के साथ अब जब संधि करोगे, युद्ध करोगे, जीतोगे, तो फिर आप जो है किलों का भी निर्माण कर सकते हैं। किलों के निर्माण की अनुमति दी गई। ठीक है, ये सब अधिकार दिए गए इस कंपनी को। यानी संसद द्वारा कितने वर्षों के लिए? 21 वर्षों के साथ। किन देशों के साथ? पूर्वी देशों के साथ। ठीक है, और किसके साथ?
भारत के साथ क्या करने की, व्यापार तो कर ही रहे, इसके अलावा आक्रमण या युद्ध करने की, फिर संधि या समझौता करने की, इसके अलावा जो है किलों के निर्माण की भी अनुमति दी जाती है, किसके द्वारा, डच संसद द्वारा, ठीक है। लेकिन इस कंपनी का जो है मेन व्यापार जो है इंडोनेशिया के मसाला व्यापारों में था, ठीक है। ये भारत में कम आना चाहते थे, इनका मेन टारगेट क्या था, इंडोनेशिया के मसाला व्यापारों में एक क्षेत्र स्थापित करना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए, ठीक है। यानी अन्य नाम क्या थे, नीदरलैंड आज इस देश का नाम है, और नीदरलैंड में ही एक स्थान है हालैंड, हालैंड देश नहीं है, नीदरलैंड का एक हिस्सा है, इसलिए, और ये बहुत ही अहम हिस्सा है, ठीक है। इसलिए इसे जो है हालैंड कहते थे, चूंकि हालैंड का नाम था, तो इसलिए नीदरलैंड को हालैंड भी कहते थे। लेकिन आपको याद रखना है, एक भाग है किसका, नीदरलैंड, देश का नाम है नीदरलैंड, और राजधानी क्या है नीदरलैंड, एम्स्टर्डम। और इसी नीदरलैंड का प्रमुख बंदरगाह है कौन सा, रोस्टरडम, जो किस नदी के किनारे है। और हमने आपको बताया था पुर्तगालियों का पहले व्यापार होता था, तो पुर्तगालियों की राजधानी क्या थी, लिस्बन, तो लिस्बन व्यापारी केंद्र बन गया था। और हमने आपको बताया था कि वास्को डी गामा को जो है पुर्तगाली जो राजा थे उन्होंने कौन सी उपाधि थी, वाणिज्य प्रधान की उपाधि थी, लिस्बन प्रमुख केंद्र। तो जो माल आता था लिस्बन आता था, यही से व्यापारी खरीदते थे और अन्य यूरोपीय देशों में पहुंचाते। तो यही कार्य करते थे डच भी, डच यहाँ से खरीदते थे लिस्बन में अपने यहाँ माल पर प्लस अन्य देशों के साथ माल। लेकिन इन्होंने तब तक अपनी स्थिति भी मजबूत करना शुरू कर दिया था, जलबेड़ा या नौसेना शक्ति को भी मजबूत करना शुरू कर दिया था डचों ने। और फिर इन्होंने सोचा क्यों ना हम अब मध्यस्थ के रूप में कार्य न करें, हम खुद अपना व्यापार करें। और इसी उद्देश्य से कर 1596 ईस्वी में कौन, कार्लेनियन देहस्तमान, जिसे कार्लेनियस आउटमैन के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पहुँचता है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के इन दो स्थानों में सुमात्रा और बैंडम, ठीक है। और यहाँ से वो व्यापार करता है, ठीक है। अब इनकी क्योंकि डच थे, इनकी इच्छा क्या थी कि इंडोनेशिया में और व्यापार बढ़ाएं, ठीक है। तो उसी समय 1602 में हमने आपको बताया कौन सी कंपनी स्थापित हो रही है, वेरिंगीदे ओस्ट इंडियस, ये संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और इसका नाम कह सकते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। ये नाम याद रखना, इस कंपनी का नाम क्या था, तो स्थापना हो रही है। और कितनी पूंजी में ये कंपनी बनी, 65 लाख गिल्डर में। कितने इसमें साझीदार थे, 17 साझीदार थे। इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं, जेंटलमैन 17 या भद्रजन 17 के नाम से जानते हैं। वहाँ की संसद द्वारा प्रस्ताव पास हुआ और कहा कि आप 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों या भारत के साथ व्यापार कर सकते हो, आक्रमण युद्ध कर सकते हो, संधि समझौते कर सकते हो, और जब जीतोगे वहां पे तो किलों के निर्माण भी कर सकते। ये अनुमति दे रही है आपको डच संसद, ठीक है। अब देखिए यदि आ जाए, जब ये भारत आ रहे हैं तो भारत में ये पहली कंपनी कहाँ पे स्थापित कर रहे हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इसके पहले ये लोग जो इंडोनेशिया में भी अपनी जो है सत्ता स्थापित कर रहे हैं, तो वहाँ की भी हम चर्चा करेंगे और भारत की भी चर्चा करेंगे कि भारत में उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ या कोठी स्थापित की, उनकी भी चर्चा करते हैं, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। तो देखो अभी हमने बताया 1602 ईस्वी में डच कंपनी स्थापित हो रही है, डच कंपनी की स्थापना हो गई। अब देखो इनका मेन उद्देश्य था कहाँ पे, इंडोनेशिया के मसाला व्यापारों पर कब्जा करना, ठीक है। इस उद्देश्य से इन्होंने 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में इंडोनेशिया का एक स्थान था जिसकी भी हमने चर्चा की थी, बैटम। कौन सा, अब बैटम पर जो है ये अधिकार कर रहे हैं, ठीक है। तो बैटम जहाँ से इन्होंने व्यापार करना शुरू किया था, अब उसी बैटम में क्या कर रहे हैं ये लोग, अपना अधिकार कर रहे हैं, ठीक है। 1602 ईस्वी में जिस साल कंपनी की स्थापना हुई तो उसी साल आए ये लोग और कहाँ पे, बैटम पे अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद जो है 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में एक और स्थान था इंडोनेशिया में और उसका नाम था अम्बयाना।
अम्बियाना में भी जो है, और ये अम्बियाना भी कहाँ था, इंडोनेशिया में भी था, ठीक है। और यहाँ पर भी अधिकार कर ले रहे हैं, ठीक है। और अधिकार किया किसको पराजित करके, चूंकि यहाँ पे पहले से व्यापार कर रहे थे पुर्तगाल, तो किसको पराजित किया, पुर्तगालियों को पराजित कर, ठीक है। इनको पराजित करके कहाँ पे अधिकार कर लिया, तो इन्होंने वही टारगेट किया जहाँ पे पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे, उन्हीं स्थानों पर, ठीक है। तो उनको भी पराजित किया और किस जगह अधिकार कर लिया, अम्बियाना में अधिकार कर लिया, ठीक है। फिर देखो 1619 ईस्वी में, ठीक है, 1619 ईस्वी में इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, ठीक है। तो जकार्ता के खंडहरों पर, जकार्ता के खंडहरों पर, अब ये भारत की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पहले विदेशों की चर्चा कर लेते हैं। तो जकार्ता के खंडहरों पर एक देश बसा दिया, और वही देश था बैटविया या बटाविया कहते हैं, क्या कहते हैं, बटाविया या बैटेविया नगर की स्थापना है। कौन से नगर की, बैटेविया नगर की स्थापना है, नगर की, ठीक है। तो कहाँ पे कर रहे हैं, जकार्ता के खंडहरों पर। चूंकि आपको पता है इंडोनेशिया कैसा देश है, 1000 द्वीपों का देश कहलाता है, तो ये द्वीपीय देश है, ठीक है, छोटे छोटे खंडों में बटे हुए देश है। तो उन्हीं के खंडहरों पर ये शहर था, ये नगर था बैटेविया, इस पर जो है अधिकार करके इस नगर की क्या कर रहे हैं, स्थापना। तो कभी आ जाए बैटेविया नगर की स्थापना किसने की, तो आप क्या बताओगे, डचों ने की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अधिकार हो गया। इसके बाद जो है 1641 ईस्वी में ये एक और पुर्तगालियों के शहर पर अधिकार कर रहे हैं, और वो है मलक्का शहर, मलक्का पर अधिकार कर लिया, मलक्का पर अधिकार। अब आप लोग हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि पुर्तगालियों ने मलक्का पर कब अधिकार किया, पीछे हमने लिखाया है, पुर्तगालियों ने मलक्का पर कब अधिकार किया, और ये कर रहे हैं 1641। चलिए नहीं पता है तो पुर्तगालियों ने 1511 में, देखिएगा, मलक्का पर अधिकार किया, और उसके कितने साल बाद, 100 साल बाद मलक्का पर किसका अधिकार हो रहा है, हाँ। और अब इसके पहले हमने बताया था पुर्तगाली वास्को डी गामा कब आया था, 1498, और उसके 100 वर्ष बाद आए थे कार्नेलियस हाउडमैन, कब आया था वो, 1596 में, कब आया था, और वो 1498 में आया था, लगभग 100 वर्ष बाद, ठीक है। तो कब अधिकार कर लिया था पुर्तगालियों ने, 1511 में, ठीक है। और ये कब अधिकार कर रहे हैं, 1641 में, कहाँ पे अधिकार, मलक्का पर अधिकार, ठीक है। फिर इसके बाद 1658 ईस्वी में इन्हीं डचों ने जो है सीलोन पर अधिकार कर लिया, क्योंकि सीलोन का मतलब है श्रीलंका, श्रीलंका। किसको पराजित करके, तो अंतिम पुर्तगाली बस्ती थी, किसकी ये, पुर्तगालियों की अंतिम बस्ती थी, ठीक है, इसको पराजित करके यहाँ पे अधिकार। देखो सीलोन श्रीलंका में, या श्रीलंका जो थी ये पुर्तगालियों की अंतिम बस्ती थी, पुर्तगाली की अंतिम बस्ती पर अधिकार, अंतिम बस्ती पर अधिकार, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कहाँ के, विदेशों की, ठीक है, यानी इनको जीत रहे इंडोनेशिया के क्षेत्र, मलक्का क्षेत्र और सीलोन पर, और ये सब किसके कब्जे में थे, पुर्तगालियों के कब्जे में थे, ठीक है। अब देखो ये भारत में कैसे आ रहे हैं, भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, तो देखो 1605 ईस्वी में एक नौसेना नायक था, नौसेना नायक, जिसका नाम था बादर बेग, क्या नाम था, बादर बेग नाम था, ठीक है, बादर
वादर हेग कर दो है, वादर हेग ने जो है 1605 ईस्वी में पहली डच कंपनी की स्थापना कर रहे हैं मछलीपट्टनम में। कहाँ पे? मछलीपट्टनम। और मछलीपट्टनम जो आज है ये कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। यदि आज है भारत में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? 1605 में। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। ये पहली डच फैक्ट्री। और हमने आपको बताया था फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है? कोठी। तो फैक्ट्री का मतलब होता है कोठी, या फैक्ट्री या फिर ऑफिस भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे फैक्ट्री नहीं डाली थी किसी की, अपना ऑफिस बनाया था या अपना गोदाम बनाया था। ठीक है, तो कोठी, फैक्ट्री या ऑफिस कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और यदि आ जाए मछलीपट्टनम किस तटीय प्रदेश में है तो आपको पता होना चाहिए कोरोमंडल तट है। कौन सा तट है? चूंकि पूर्वी तट को कौन सा तट कहते हैं? कोरोमंडल तट। और फिर उत्तरी सरकार। ठीक है, तो तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक कौन सा मंडल? फिर इसके बाद महानदी तक जो है उत्तरी सरकार उड़ीसा में। ठीक है, और जो पश्चिम के तट है वो 4 हैं। कौन? सौराष्ट्र तट, फिर कोंकण तट, फिर कनारा तट और फिर मालाबार। पढ़ा है ना हमने, ज्योग्राफी में पढ़ाया, देख लीजिएगा। ठीक है, तो कहाँ पे स्थापित कर रहे हैं पहली फैक्ट्री? मछलीपट्टनम में। ठीक है, कहाँ पे मछलीपट्टनम? आंध्र प्रदेश में। किस तट पर है? कोरोमंडल तट पर जो है स्थित है। ठीक है, फिर देखो 1606 ईस्वी में इन्होंने अगली फैक्ट्री स्थापित की पेट्टापुली में। कहाँ पे? और पेट्टापुली भी पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो पेट्टापुली में जो है दूसरी फैक्ट्री स्थापित हो रही है। कभी आ जाए, ये दूसरी फैक्ट्री। ठीक है, दूसरी डच फैक्ट्री। दूसरी डच फैक्ट्री स्थापित हो रही पेट्टापुली में। ठीक है, फिर देखिए 1610 ईस्वी में 1610 ईस्वी में इन्होंने एक और फैक्ट्री स्थापित की पुलिकट में। कहाँ पे? पुलिकट। पुलिकट में स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं पर जो है इस फैक्ट्री का नाम रखा गया गेल्ड्रिया। क्या नाम रखा गया? गेल्ड्रिया फैक्ट्री नाम रखा गया। गेल्ड्रिया फैक्ट्री नाम रखा। इसकी स्थापना कर रहे हैं कब? 1610 ईस्वी में स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ पड़ेगा? पुलिकट। ये पड़ेगा तमिलनाडु में। कहाँ पे पड़ेगा? तमिलनाडु में। और यह चंद्रगिरी का इलाका था उस समय, चूंकि चंद्रगिरी हुआ करता था तो चंद्रगिरी के राजा के अधीन था। ठीक है, तो ये पुलिकट में स्थापित हो रहे हैं। और यहीं पर जो है इन्होंने एक किला बनवाया था, गोल्ड्रिया किला, या फैक्ट्री भी कह सकते हैं, या इसी को किला भी कह सकते हैं। फैक्ट्री मतलब क्या हुआ? किला, यानी ऑफिस बनाया, तो गोल्ड्रिया किला बनवा रहे। ठीक है, फैक्ट्री। और यहीं पर इन्होंने एक सिक्का भी चलाया। कौन सा सिक्का? स्वर्ण पगौड़ा सिक्का। कौन सा? स्वर्ण निर्मित पगौड़ा सिक्का चलाया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, स्वर्ण निर्मित कौन सा सिक्का? पगौड़ा सिक्का। पगौड़ा सिक्का भी यहीं से जारी किया था, जो किससे निर्मित था? सोने से निर्मित था। तो स्वर्ण निर्मित पगौड़े सिक्के का भी प्रचलन तो याद हो जाएगा। यानी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की डचों ने? आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम। किसके द्वारा? नौसेना नायक वादेर हेग द्वारा। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री 1606 में पेट्टापुली में। कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। फिर 1610 में कहाँ पे? पुलिकट में जो है, और यहीं पर एक किला बनवाया। कौन सा किला? गोल्डिया किला। और ये पुलिकट कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। कौन सा सिक्का चलाया यहाँ पे? स्वर्ण निर्मित पगौड़ा सिक्का चलाया। ठीक है, अब यदि बात आए कि इन्होंने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए 1627 ईस्वी में यदि आ जाए बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री
प्रथम डच फैक्ट्री ये स्थापित की गई थी पिपली में। कहाँ पे? पिपली में। लेकिन शीघ्र ही पिपली से हटा करके इस फैक्ट्री को स्थापित कर दिया गया बालासोर। यानी पहले इन्होंने अपना ऑफिस कहाँ बनाया? बंगाल में, पिपली में बनाया। लेकिन पिपली से हटा करके फिर शीघ्र ही कहाँ पे बना दिया? बालासोर। यानी बंगाल में अब इनकी जो है जो फैक्ट्री थी या इनका जो ऑफिस था पिपली से स्थानांतरित होकर के कहाँ पे स्थापित हो गया? बालासोर में स्थापित हो गया। ठीक है। फिर देखो 1653 ईस्वी में, 1653 ईस्वी में बंगाल में हुगली के निकट, हुगली नदी देखा है आप लोगों ने ना? तो हुगली के निकट एक स्थान है चिनसुरा। कौन सा स्थान है? तो चिनसुरा में यहाँ पे भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रहा है। कहाँ पे? चिनसुरा में जो है फैक्ट्री स्थापित की। और यहाँ पे एक किला बनवा रहे हैं, गुस्तावुस फोर्ड किला। कौन सा? गुस्तावुस फोर्ड या गुस्तावुस किले का निर्माण करवा रहे हैं। ठीक है। कहाँ पे? चिनसुरा में। तो ये भी पूछा गया था यार, याद रखिएगा कि चिनसुरा में कौन से किले का निर्माण करवाया? तो गुस्तावुस किले का निर्माण करवा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो इन्होंने कासिम बाजार में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कासिम बाजार के अलावा इन्होंने जो है पटना में भी, बिहार के पटना में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। तो कहाँ तक? बंगाल, और बंगाल के बाद बिहार में भी जो है कासिम बाजार, और कहाँ पे? पटना में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। ठीक है। फिर इन्होंने जो है 1689 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में इन्होंने नागपट्टनम में, कहाँ पे? नागपट्टनम में भी जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। ठीक है। तो नागपट्टनम में भी स्थापित कर रहे हैं। कब? 1689 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए इसी समय अंग्रेज भी भारत आ चुके थे। कब आ चुके थे? तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। 1608 में पहला राजदूत आया था, कैप्टन आके। फिर सर थॉमस लोग व्यापार करने लगे थे। प्लासी का युद्ध जीत गए थे। कब? 23 जून 1757 को। ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। तो अब इनकी जो है स्थिति जो है टकराने लगी थी डचों की, अंग्रेजों और डचों की। तो एक युद्ध हो रहा है, निर्णायक युद्ध 1759 में। उसी को कहते हैं बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? हाँ। तो 1759 ईस्वी में देखिए, 1759 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? बेदरा का युद्ध हुआ। ठीक है। और बेदरा का युद्ध यानी बेदरा यदि आ जाए किस जगह था? तो बंगाल में था। कहाँ पे था? बंगाल में था। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया? डचों को जो है अंतिम रूप से पराजित कर दिया और भारतीय व्यापार से डचों को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। यानी इसमें कौन परास्त हो रहे हैं? डच परास्त हो रहे हैं। किससे? ठीक है। परास्त हो गए। लेकिन एक संधि होती है, संधि के तहत जो है इन डचों को एक स्थान मिल जाता है और वो स्थान था सूरत। क्या मिल गया? हाँ। तो कहते हैं 1795 ईस्वी तक इन्होंने जो है डचों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। डचों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। यानी बिल्कुल ही यहाँ से काम खत्म हो गया। लेकिन इसी समय 1795 में एक संधि हो गई और उस संधि के तहत इनको एक शहर मिल गया और वो था कौन सा शहर था? सूरत। तो सूरत तो प्राप्त हो गया। लेकिन 1824 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1824 ईस्वी में इन लोगों ने सूरत को भी क्या कर दिया? बेच दिया अंग्रेजों को। और बेच करके अंतिम रूप से भारतीय बाजार से क्या हो गए? बाहर। ठीक है। तो ये 1824 में भारत से बिल्कुल क्या हो गए?
चले गए हैं। ये ध्यान रखिएगा सूरत। लेकिन आपको पता है यदि आ जाए इन्होंने भारत के साथ किस चीज़ का व्यापार नहीं किया, तो ध्यान रखिएगा मसालों का व्यापार ये नहीं करते, क्योंकि इन्होंने मसालों का व्यापार किस देश के साथ किया? इंडोनेशिया। इन्होंने भारत से व्यापार किया, किसका? भारत से व्यापार कर रहे हैं ये सूती वस्त्र, किसका? सूती वस्त्र, कामा रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र का व्यापार कर रहे हैं। ये सोरा का व्यापार कर रहे हैं, किसका? सोरा का व्यापार कर रहे हैं ये लोग जो है। सोरा के अलावा जो है रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, इसका व्यापार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इन्होंने भारत से मसालों का व्यापार नहीं किया, मसालों का व्यापार नहीं किया। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो याद हो जाएगा भैया, क्यों? हाँ, तो इनकी व्यापारिक व्यवस्था जो है सहकारिता पर आधारित थी। किस पर आधारित है? सहकारिता, या इसी को कहते हैं कार्टेल। क्या कहते हैं? कार्टेल कहते हैं। और वहाँ पे कार्टेज था, ठीक है, वो टैक्स था, और ये थी सहकारिता या कार्टेल पर आधारित थी। ठीक है, इसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस पर आधारित थी इनकी कौन सी व्यापारिक व्यवस्था आधारित थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका चर्चा है। अब हम चर्चा करेंगे अगली यूरोपीय वाणिज्य कंपनी की, और वो होंगे अंग्रेज। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।